नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों का माया जाल अब फैल चुका है। थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि बांग्लादेश के अंदर एक दुर्गा मंदिर था, उसको किस तरीके से इस्लामिक भीड़ आकर उस मंदिर को तोड़ देती है, उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देती है और उसके अंदर जो मूर्तियाँ थी उनको भी खंडित कर देती है। दोस्तों अब एक और नई खबर निकल कर आ रही है जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी लीडर है खालिदा जिया। उसके एक पॉलिटिशियन है, लोकल पॉलिटिशियन, जिसका नाम है फजूर अली। उसने एक 21 साल की हिंदू महिला के साथ उसके घर में घुसकर उसका बलात्कार कर दिया, उसका रेप कर दिया। दोस्तों खबर यही है कि आखिर किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जो सोच है, जो विचारधारा है वो बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। बांग्लादेश के अंदर एक समय पर हिंदुओं की आबादी 20% के आसपास थी, जो कि अब घटकर 9% हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जब ये रेप होता है, फजूर अली इस 21 साल की महिला के घर में घुसता है, इसका रेप कर देता है, इसकी एक वीडियो भी बनाता है और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी कर देता है। लेकिन दोस्तों जब तक ये कांड होता है उसके बाद तक कोई इसको गिरफ्तार नहीं करता, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती। मामला तब गर्माता है जब बांग्लादेश के अंदर खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी डिमांड उठाते हैं। और ये मामला अब ट्विटर पर आ चुका था, इंस्टाग्राम पर आ चुका था, न्यूज़ में कवर किया जा चुका था, इंडिया तक मुद्दा उठ चुका था। इंडिया के जो एम्बेसी है उसने भी इस मुद्दे को उठाया था, फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस मुद्दे को उठाया था। और देखने को ये मिलता है कि बांग्लादेश के ऊपर जब दबाव पड़ा तब बांग्लादेश के हाई कोर्ट को ये समझ में आया कि देखिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद है बांग्लादेश का हाई कोर्ट इसका सो मोटो कॉग्निशन लेता है, पुलिस को कहता है, मोहम्मद यूनुस को कहता है, और पुलिस तब उसके बाद प्रेशर में आकर 5 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिसके अंदर से मेन अक्यूज्ड भी है। सवाल ये है कि आखिर इसको क्या सजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से कोर्ट चल रहा है, किस तरीके से सरकार चल रही है, किस तरीके से पुलिस चल रही है, आप हम सबको पता है। बांग्लादेश के अंदर कट्टर इस्लामिक पंथियों का अब राज चल रहा है और इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों को खतरा है, वो है हिंदू। और ये खतरा इस वक्त तो सिर्फ बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर है, लेकिन बाद में ये खतरा इंडिया के और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात हैं। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और ये हालात बदलते देर नहीं लगेंगे, कट्टरपंथी सोच बदलती देर नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर अपन बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो साफ साफ देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के अंदर जब से रिजीम चेंज हुई है उसके बाद से मोहम्मद यूनुस आए, किसी को कुछ संभालने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सबके हाथ से अब बांग्लादेश निकलता जा रहा है। साथ साथ देखने को ये भी मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब यहाँ पर रिजीम चेंज हुई थी तब अमेरिका के अंदर जो बाइडन थे, जो बाइडन ने यहाँ पर रिजीम चेंज कर दी थी और जो बाइडन ने रिजीम यहाँ पर चेंज यूं ही थोड़ी कर दी थी। आखिर यहाँ के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने सोचा होगा कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेशियों को पलटा जाए, आखिर किस तरीके से यहाँ पर सरकार पलट दी जाए, आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की जो सरकार है उसको पलट दी जाए। तो दोस्तों उन्होंने मदद ली पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने कहा कि ग्राउंड लेवल पर हमारे लोग, हमारे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे और ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके इस बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया विचारधारा है उसको फैलाने में मदद करेंगे। और उसके बाद से यही देखने को मिल रहा है कि कभी ना कभी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जहाँ जहाँ इंडिया के झंडे लगे हैं उसको आग लगा दी जाती है, चाहे वो झंडा एम्बुलेंस के ऊपर ही क्यों ना हो, उसको भी मारा जाता है, उसको भी आग लगा दी जाती है, उसको भी तोड़ दिया जाता है। और अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी देखने की जहमत नहीं उठाई जा रही कि मंदिर को अगर अपन खंडित कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर मूर्तियां हैं कृपया पहले करके उसको निकाल ली जाए, फिर कुछ कर दिया जाए। लेकिन मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं, मौजूद हैं, कुछ हटाया नहीं जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा, हिंदुओं को मारा जा रहा है और फिर बाद में मंदिर को भी गिरा दिया जा रहा है। रेप हो रहा है हिंदू महिलाओं के साथ और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति कब सुधरेगी। अगर बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति समय रहते नहीं सुधरती है तो सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं को है और भारत की आम जनता को है जो पश्चिम बंगाल के अंदर रह रही है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको खबर की इस जरिए से लेके जाऊंगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर क्या माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार जो कि बांग्लादेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है इंडिया की एक स्टेट, उसके बाद बिहार आ जाता है जो कि इंडिया की एक और स्टेट है। इस बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है कि दोस्तों तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उनकी और कोई पहचान नहीं है, वो स्टेज के ऊपर कल रैली करते हैं। बांग्लादेश के अंदर माफ़ कीजिएगा, बिहार के अंदर आपको पता है कि नवंबर 2025 के अंदर चुनाव आने वाले हैं और अब सब धीरे धीरे कर इसके अंदर इंडल्ज हो रहे हैं। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि तेजस्वी यादव साफ साफ कह देते हैं बिहार की आम जनता को, और माफ़ कीजिएगा उसके अंदर बिहार की आम जनता भी नहीं है, उसके अंदर बिहार की आम जनता के अंदर मौजूद सारे मुसलमान थे। जी हाँ, ये जो रैली थी ये मुसलमानों की रैली थी और ये साफ साफ देखने को मिलता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है M+Y का यानी कि मुस्लिम प्लस यादव का, वो यहाँ पर सक्रिय था।
यहाँ पर स्टेज से तेजस्वी यादव साथ साथ कहते हैं कि जैसे ही मैं पावर में आ जाऊंगा उसके बाद में बिहार के अंदर वक्फ एक्ट को खत्म कर दूंगा, वक्फ एक्ट के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम मुस्लिम नेता भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनका नाम है इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, और वहाँ पर साथ साथ मौजूद थे सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के बड़े नेता। ये सब मौजूद थे वहाँ पर, और ये सब वहाँ पर जाकर एक ही बात कह रहे थे कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अलग अलग चीज़ें बोली जाती थी, शरिया को किस तरीके से लागू करना है वो कहा जा रहा था, शरिया को प्रोटेक्ट करना है ये कहा जा रहा था। साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि एक ही कानून होना चाहिए, शरिया होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, शरिया की बेइज्जती नहीं हो सकती, हम इस बेइज्जती को सह नहीं सकते। इस तरीके की बातें कही जा रही थी। क्या कुछ देखने को मिलता है आपको साफ साफ समझ आ रहा है। तेजस्वी यादव कई आपको पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में कहते दिखाई दे देंगे, आपको कहते सुनाई दे जाएंगे, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को सिर्फ और सिर्फ मेरा वोट बैंक नहीं है, यादव सिर्फ और सिर्फ मेरा वोट बैंक नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं या पॉलिटिकल रैली करते हैं तो उसके अंदर साफ साफ यही देखने को मिलता है कि वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कर रहे हैं और यादवों को कर रहे हैं, और उनको ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान की मैं एक ऐसी स्पीच दे दूं मुसलमान खुश हो जाए, मैं एक ऐसी स्पीच दे दूं यादव खुश हो जाए और मेरे को चुनावों के अंदर फायदा मिल जाए। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश के अंदर जो परिस्थिति है उसके बारे में, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के राज में जो चल रहा है उसके बारे में, और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।